आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज फिर से जो हमारा टॉपिक चल रहा है एक साहित्य की डायरी जो गजानन माधव मुक्तिबोध की है उसका पार्ट 8 पढ़ना है, मीन्स 8वां पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे। टॉपिक है कुटुयान और काव्य सत्य और दूसरा टॉपिक कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1। ये दो हम चीज़ें पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर देख लीजिए, ईमानदारी लिखा हुआ है, उसे सही कर देती हूँ। यस, कलाकार की ईमानदारी 1 तो आपके सामने आ गया। ये नेट JRF सेट परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे आप TGT PGT की तैयारी कर रहे हो, KVS NVS की तैयारी कर रहे हो, उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। सारे टॉपिक आपको विस्तार पूर्वक हम यहाँ पर दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और हम आ गए यहाँ पर टॉपिक की तरफ। ये हमारा टॉपिक है कुटुयान और काव्य सत्य। इसके बारे में हम जान लेते कि गजानन माधव मुक्तिबोध अपनी डायरी में क्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं, कौन से करैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, कौन से दोस्त हैं या कौन है, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। यस, चलिए क्या है ये कुटुयान और काव्य सत्य। उस गली पर झांकती हुई गैलरी में हम दोनों बैठे हुए थे, दोनों मित्र बैठे हुए थे। बात की कड़ी जैसे बीच में आकर टूट गई। भाव विचार एकत्र करने में जितने हम व्यस्त दिखाई देते उतने ही बिखर जाते थे। जीवन और चरित्र पर विशेषकर किसी की ज़िंदगी के विकास के इतिहास चित्रों और उसके व्यक्तित्व के चरित्र के चित्रों पर सोचते सोचते मन किसी दार्शनिक भावना में डूबता सा प्रतीत होता था। ये अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हैं। अब देखते किस टॉपिक पर ये बात कर रहे हैं अपने डायरी में लिखने के लिए। तो गैलरी के नीचे गली लगातार चल रही थी। वह पढ़ी लिखी सुंदर युवतियाँ उन्हें चोरी चोरी देखने वाले या उजागर एकटक देखने वाले नवयुवकों की बहती भागती पांत हमारे लिए रोज ही का दृश्य थी कि हम नीचे देख रहे थे गली में तो पढ़ने वाली लड़कियां जा रही थी, उनको चोरी चोरी देखने वाले लोग या अन्य लोग आकर कैसे देखते थे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। रोज वही रोमांटिक किस्से, जुम्मा तालाब में अनेक कारणों से वे ही आत्महत्याएं, वे ही झगड़े और वही स्नेह और प्रलय, वे ही जीवन संघर्ष, वे ही कटुताएं और वही शोषण, वही गरीबी। यह कब बदलेगा? मेरा मित्र एक बुरे बैठे कौवे की तरह देख रहा था। मेरा मित्र एक दूर बैठे कौवे की तरह मुझे देख रहा था, लगातार गर्दन मटकाता हुआ, चारों ओर चालाक नजरें घुमाता हुआ छप्पर बैठा था। पता नहीं उसकी नज़रों में मित्र को क्या दिखाई दिया। हम अभी भी चुप थे, बातें करने में बिल्कुल असमर्थ। जवान कुमार मेरा एक मित्र है, बता रहे हैं कि कौवे की देख रहा था। वह लगातार गर्दन मटकाता हुआ चारों चालाक नज़रों से घूमता हुआ छप्पर जो लगा हुआ था, घास फूस का एक छप्पर होता है, उस पर एक कौवा बैठा था। वो मेरा मित्र उसी को देख रहा था। पता नहीं वो कौवा किसे की तरफ देख रहा था, समझ में नहीं आता। और पता नहीं मेरे मित्र को उसकी नज़रों में क्या दिखाई दिया। हम अभी भी चुप थे, बातें करने में बिल्कुल असमर्थ। जब जवान को माना लकवा मार गया और भावों के पंख निकल आए, गैस के धुमेल पंख और बीच बीच में झंकने वाली एकाध चिंगारी। भाव इतने स्पष्ट, इतने कुरहीरे, लेकिन थे भयंकर, यथार्थ किसी केंद्रीय दर्द के संदेशवाहक दूत थे, स्काउट थे, गुप्तचर थे, क्या थे ईश्वर जाने, अस्तित्वाद थे। और हम उनके अस्तित्वाद से दबे रहते थे। पर हमें भी अच्छे लग रहे थे उनमें खो जाना, डूब कर तिरोहित हो जाना हमें अच्छा लग रहा था। मैं मित्र को चेहरे की तरफ देख रहा था, मानो वह पाठशाला की ब्लैक बोर्ड और किसी जादू के इंद्रजाल से उस पर आप ही आप सही गणित सही पद्धति से उभर आने की संभावना हो। लेकिन नहीं, मित्र का चेहरा प्रातःकाल के धूल पूछे काले गोरे चिन्ह भाविन ब्लैक बोर्ड सा ही दिखाई दिया। मैंने एक बिल्ली की एक म्याऊं सुनी कि बिल्ली की एक आवाज़ सुनती, उसी चुपचाप में हम दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होती। तभी एक बिल्ली की आवाज़ सुनाई देती है और एक बड़े से ऑल में डुबकी
दुबकी बैठी थी। मैं एक बड़े सी जगह में वो चुपचाप से दुबकी मतलब छुपी हुई बैठी थी। तब यहाँ यूं ही कितने सामने ताक की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, किंतु सामने के ताक जो बना हुआ था, अलमारी होती है जो ताक का मतलब हो जाता है दीवारों में ताक टाइप के, एक छोटी सी अलमारी टाइप की बना देते हैं, तो उसमें ध्यान ही नहीं दिया। मैंने अचानक यह महसूस किया कि गर्दन मटकाते हुए चालाक नज़रों वाले कौवे सरीका या किसी के सावधान प्रतीक्षा में बैठे उस जागरूक बिल्ली सरीके कुछ मनुष्य के भीतर भी है। अपने ही मन को फंसाने वाले रंगीन कुहरीले सपनों या भावों या विचारों की महान परंपरा पहले भी थी और आज भी है, किंतु अपना ही मन सौदृश्य रूप से फंस जाता है और वह सौदृश्य रूप से फंस जाता है और मानो दोनों फंसाने के लिए तैयार बैठे, नहीं तो कोई कारण नहीं। आदर्श की बात या काम करते हुए मनुष्य मात्र आत्मा के प्रस्थापना के स्वार्थ को ही प्रधान बनाए रखें। यह स्वार्थ कितना घनघोर होता है, यह हमारे जीवन में अनुभव करने और दर्शक करने की एक चीज़ है। मैंने तनाव दूर करने की गर्जन से मित्र से पूछा, तो तुम्हें इंदिरा के यहाँ कब जाओगे? तुम इंदिरा जो है उनके यहाँ कब जाओगे? मित्र हंस पड़ा। मेरा मित्र हंस पड़ता है। उसने कहा, मैं क्यों जाऊँगा? उसके आंसू मुझे झूठे मालूम होते, लगातार रोते रहने का वह दृश्य भी मुझे मालूम हुआ। अब हंसने की मेरी बारी थी। मित्र मेरी हंसी से चौंक उठा। उसे लगा कि मैं उसके चिढ़ाने के लिए जानबूझकर गलतफहमी पालने के लिए प्रवृत्त हूँ। उन्मुख उसे लगा कि मैं इस प्रकार उसका अपमान करने के लिए भी तैयार बैठा हूँ। अपने भीतर उफान दबाकर उसने समझाते हुए कि हाँ, मैं जो कह रहा हूँ सही है, मानो बात मानो। वह आराम से कुर्सी पर उठ बैठा, गैलरी के बाहर देखने की कोशिश की, अंदर चला गया। मेरा ख्याल है कि अंदर जाकर उसने मेरी भाभी से चाय बनाने की प्रार्थना की, शायद गिड़गिड़ाया भी। जब वह गैलरी से लौटा उसके चेहरे पर अजीब उज्जती मैं समझ गया उसका संबंध चाय से नहीं था। उसने आराम कुर्सी पर फिर से बैठते ही कहा, अब तुम्हें क्या बताऊं, पढ़ी लिखी स्त्री आवश्यकता से अधिक शिक्षा प्राप्त, लेकिन उसमें दम नहीं है। उसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है। वह सब कुछ तैयार पकाया चाहती। वह उसकी संस्कृति और वातावरण का अंग है। तुम जानते हो वह महाराष्ट्रीय नहीं है। मैंने आश्चर्य से कहा, तो उसने जवाब दिया, वह पारसी है। उनका नाम कुटुयान। बचपन में अंग्रेजी तालीम, मराठी भाषा विशुद्धि, मराठी बोलती है। वह कहीं भी टीचर हो सकती है। उनके पारसी सज्जन जो ऊंचे ऊंचे पदों पर उसका साथ देते हैं। मैंने कहा था, लेकिन उसने मात असमर्थता बताई। वह अपनी कौप से भागती रही है। उसका कारण है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना। तो ये अपनी जो एक लड़की है उसके बारे में बता रहा है जिसका नाम कुटुयान है और बचपन से ही अंग्रेज़ी तालीम उसने ली है और पारसी है। मित्र ने आगे कहा, वह ठीक है। जब कृष्ण मुरारी शुक्ल आज के उसके साथ विवाह नहीं कर सकता, तो कुटुयान और शुक्ल के बीच यह तय हो गया कि ठीक 10 महीनों के भीतर वह अपने बड़ी बहन की शादी कर देगा। उसके बाद शुक्ल पर कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। तुम शुक्ल को जानते हो, कान्य कुब्ज जाती है। अगर उसने बहन की शादी के पहले अपना विवाह कर लिया तो बड़ी बहन की शादी में बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि पूरे समाज में इस पूरे परिवार की बदनामी हो जाएगी कि बहन की शादी से पहले भाई शादी नहीं कर सकता, इसलिए वो सबसे पहले अपनी बहन की शादी करेगा, फिर अपनी शादी करेगा। नहीं, अगर अपनी शादी कर लेता है और बहन की शादी नहीं करता तो पूरे समाज में फिर बदनामी ही बदनामी है। वह राज से ही कह रहा था। शुक्ल ने क्या कम मुसीबत उठाई है कुटुयान के लिए? मगर शुक्ल जो उसका भाई है, कुटुयान का जो लड़की है जिसका नाम कुटुयान है, उसने बहुत कम मुसीबतें नहीं उठाई हैं। अपनी पढ़ाई करना, घर से भागी हुई कुटुयान को पालना, एक छोटी सी बचपन में कुटुयान आ गई थी, उसे पालना, नियमित 100 रुपया माहवार दूर गांव में पिताजी को देना। पिछड़े 1.5 साल से वह तो मर गया है, मतलब ये सारा काम करते करते मैं मर गया। और अब वकालत करने के लिए जब शुक्ल अपने गांव चला गया, शहर में नहीं वरन देहात में वकालत कर रहा है, वकील बना हुआ, वहाँ से हर माह वह कुटुयान को 100 रुपया माहवार भेजता और हमेशा पत्र लिखता। 2-3 बार वह उससे मिलने के लिए आया भी, मुझसे भी मिला था। मैं कुटुयान को अकेली जान हफ्ते में 2-1 बार तो जाया ही करता। बताइए, 100 रुपया कुटुयान को पुराते नहीं थे। 50 तो सिर्फ मकान का किराया था। 100 रुपया देता था, 50 मकान का, 50। मैंने उससे कई बार कहा है कि वह नौकरी तलाश कर ले, वह वैसा ना करने की कोई कारण उपस्थित करती है। मैं उससे बोलता हूँ कुटुयान से कि नौकरी कर ले, कि 100 रुपये में क्या होगा, 50 तो किराए के चले जाते, 50 में तेरा पूरे महीने क्या होगा, इससे बढ़िया है तू नौकरी कर ले।
शी वॉज डैम फुल, वह महामूक थी। जब शुक्ल की आमदनी बढ़ गई तो उसने कुटियान को भी ज़्यादा पैसा जो है भेजना शुरू कर दिया। जब शुक्ल जो है उसका भाई जो बनाया हुआ है, तो उसने जब उसकी मतलब सैलरी बढ़ जाती है तो वो कुटियान को भी ज़्यादा पैसा भेजना स्टार्ट करते हैं। कुटियान ये जो है उसके दोस्त को बता रही है, और इसमें कोई शक नहीं कुटियान का शुक्ल पर गहरा प्रेम था, लेकिन त्याग शुक्ल का ही था। कुटियान हमारे यहाँ आया करती थी, वे हमारे घर में रहना भी चाहती थी, पर सवाल यह है कि उस संरक्षण की इतनी भूख क्यों? मैंने इनकार कर दिया। मैं एक पारिवारिक उलझन क्यों लूँ? लोग क्या कहेंगे? भाई माता पिता क्या कहेंगे? दूसरे उन दोनों के लिए जितना त्याग मुझे करना चाहिए उससे ज़्यादा मैंने तकलीफ उठाई। आखिर वे दोनों मेरे कौन होते हैं? उन दोनों के लिए मैंने बहुत त्याग किया है, शुक्ल और कुटियान के लिए। इतने में चाय आ गई। भाभू कुटियान की बात सुन हंसते हुए बोली, तो आपको अब तक नहीं मालूम था वह कौन है? आपको तो हमारे यहाँ देखा है उन्हें, आपने तो हमारे यहाँ देखा है उन्हें, कि आपको नहीं पता वह कौन है? मैंने मजाक करते हुए मैंने सोचा कि हमारे मित्र की वे दोस्त होगी या आपकी दोस्त होगी। मैं व्यक्तिगत मामले में दस्तंदाजी नहीं करता। मुझे लगा कि वह यहाँ पर है तो वह आप मेरे मित्र की दोस्त होगी। भाभी पास के कुर्सी पर बैठ गई। मित्र ने कहना जारी रखा, मैं जब उसके घर पर जाता वह लगातार रोती। अगर मैं उसकी अनवरत अश्रुधारा की मतलब आंसुओं की जो धारा बह रही होती की बात शुक्ल को लिख देता तो वह माँ बाप को छोड़ यहाँ आकर बच जाता। जो अपने शुक्ल जो है कहाँ चला गया था? माँ बाप के पास चला गया था। अगर वो उसकी पूरी अश्रु की धारा के साथ उसे ख़त लिख देता शुक्ल को तो वो शायद अपना गाँव छोड़ के उसके पास आ जाता। अपने ही हाथ में परिस्थिति की अनुकूलता से उनकी बनाई वह अपने ही हाथों में नष्ट कर देता। किंतु धीरे धीरे मुझे संदेह होने लगा कि कुटियान के आंसू विरह के या वियोग के नहीं, स्नेह जन्य नहीं, वरन अपनी रक्षा के दुख से पैदा हुए। वह रक्षा जो शुक्ल के 100 रुपया माहवार के बावजूद बरकरार रहना चाहती है, जो अपनी बढ़िया मकान, उम्दा फर्नीचर और मोहक वातावरण नहीं छोड़ना चाहती। बस मेरी कहानी यही ख़त्म हो जाती। आगे क्या की बात नहीं बताऊं। वो अच्छा रहना चाहती है, पैसे चाहती है, बस उसके वैसे वाले आंसू नहीं थे उसके, वो ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहती है। इतना निश्चित कि वह शुक्ल से प्रेम वशीभूत होकर शुक्ल को मदद करने के लिए तैयार नहीं है। जो आंसू वह लगातार बहा रही है विरह के कहे जा सकते हैं, क्योंकि आरक्षा का भाव विरह से उत्पन्न होता है, किंतु उस दुख की कटुती, उसकी तीव्रता आरक्षा की है, वह विरह की नहीं हो सकती, मतलब दुख की नहीं हो सकती। मित्र ने जोर जोर से आगे कहना शुरू किया, उसके आंसू काव्य सत्य हैं, उसका उल्लास काव्य सत्य है, उसका प्रेम काव्य सत्य, उसका विरह काव्य सत्य है, उसका वियोग काव्य सत्य। यह कहकर उठ बैठा। मैंने उससे पूछा, आखिर तुम्हारे इस मंतव्य से कोई विशेष कारण? उसने कहा, हाँ। उसकी बातचीत से भी यह जाहिर हो गया कि अगर उसकी रक्षा के लिए कोई है तो कोई और आ जाए तो वह शुक्ल को छोड़ भी सकती है। मज़ा यह है कि मेरे ही सामने शुक्ल की आंसू बहा रही है। प्रश्न यह है कि उसकी रक्षा करने वाला यह कौन होगा? उसी ने मुझे बताया कि फलां शहर में रहने वाले उसका एक पुराना पड़ोसी तरुण डॉक्टर पटवर्धन है। फिलहाल वह रक्षक के पद पर आसीन हो सकता है, कल और किसी पद पर वह उसका गुण वर्णन करते नहीं थकती। मैं तो रोज़ कुटियान के पास जाता हूँ, उसे खूब समझता हूँ। वो सिर्फ ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहती है। इस बीच मेरा चेहरा फक हो गया। कुटियान में मेरी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मित्र को एक वक्तव्य से मुझे बहुत धक्का लगा। उसने काव्य सत्य का नाम लिया था। मैं बहुत देर तक तब बैठा रहा, सुन बैठा रहा। उसका मतलब क्या था? गैलरी में हम शाम से बैठे हुए थे, यहाँ अंधेरा हो रहा था। भाभी ने स्विच ऑन किया, वे अपने कमरे में अंदर चली गई। फिर जो से अजीब चुप्पी छा गई, वही स्तब्धता, वही खामोशी, वही निर्वाक शून्य। 20 मिनट बाद जब हम दोनों मित्र घर के पीछे विशाल मैदान पर पहुंचे तो आसमान में तारे चमचमा रहे थे। असीम आकाश और निसीम मैदान, लगता था कि जैसे हम इन मनोहर दूरियों से घुलकर एकाकार हो रहा है। कहीं दूर एक जगह से घंटे की ध्वनि सुनाई दी। हम आगे बढ़ते गए। दूर एक टीला था, अंधेरे में विलीन। हम उस पर चढ़कर बैठना चाहते थे। वहाँ मीलों दूर की हवाएं आती हैं, चारों ओर से हमारा आलिंगन करती हैं। कहीं दूर हम उड़ा ले जाना चाहती हैं। जब हम उस टीले पर पहुंचे तो एक
के नीचे मैं बैठ गया। इच्छा हुई कि उसकी एक डाल पर चढ़ जाऊं। मैंने मित्र से पूछा तो उसने इनकार कर दिया। मेरे मन में जो बात घुल रही थी वह निकल पड़ी। मैंने कहा, तुम काव्य सत्य को क्या समझते हो? तुम काव्य सत्य को क्यों बदनाम कर रहे हो? तुम्हें पता है कि काव्य सत्य क्या है? तुम काव्य सत्य को बदनाम कर रहे हो। तो उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन मेरी वाणी को ही उसने ताड़ लिया होगा कि मैं उससे विक्षुब्ध हूँ। उसने कहा, ओहो, मैं भूल गया कि तुम साहित्यिक और कवि भी हो, लेकिन तुम्हें बुरा लगने की बात नहीं थी। मैंने उसे क्या समझा था? जब मैं उससे मिलता हूँ तब वह साहित्य के मनोविज्ञान पर चर्चा करता है। उसके मेरे कई आदरणीय मित्रों की चीरफाड़ की थी, इसलिए मुझे पहले से ही बुरा लगना था या लगते जाना स्वाभाविक था। बीच में जब कुटुयान की अंतः कथा आई तो मैं समझ नहीं सका था कि वह उस कथा से चर्चा से क्या संबंध था। मैंने अनुमान किया था कि वह केवल दूसरी बहस छेड़ने का उद्देश्य से उकताहट दूर करने के निमित्त शुरू की गई थी, किंतु जब उसने काव्य सत्य का उल्लेख करके उसे बदनाम करने की कोशिश की तो भीतर ही भीतर मेरा उत्तेजित हो जाना स्वाभाविक था कि उसने काव्य सत्य के साथ कुटुयान को क्यों जोड़ा। उसने कहा, काव्य सत्य को मैं बदनाम नहीं करना चाहता। मेरा प्रश्न सीधा साधा है। काव्य में जीवन के कुछ मूल्य और दृष्टि प्रकट होती है। मेरा प्रश्न है कि क्या उन मूल्यों से आपके आचरण का सामंजस्य है? मैं स्तब्ध हो गया, मैं खामोश हो गया। मैंने कहा, काव्य में हमेशा अनिवार्य रूप से जीवन के मूल्य या आदर्श प्रकट नहीं होते, मात्र भाव प्रकट होते हैं। उसने जवाब दिया, आंशिक सत्य है। जहाँ मात्र भाव प्रकट होते हैं वहाँ एक दृष्टि भी प्रकट होती है। प्रश्न यह है कि क्या यह दृष्टि आचरण से सामंजस्य स्थापित कर चुकी है अथवा आचरण से सामंजस्य स्थापित करने की प्रेरणा दे रही है? मैंने कहा, आचरण से आपका क्या मतलब? उसने उत्तर दिया, आचरण से मतलब आचरण, व्यवहार। मैं एक उदाहरण दूंगा कि एक कवि अपनी प्रेमिका पर कविता रचता है, सुंदर कविता। आचरण में आप इसकी अपेक्षा अवश्य करें कि वह अपनी प्रेमिका के प्रति निस्वार्थ दृष्टि रखता है या नहीं। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, उसका आचरण उसके काव्य की कसौटी नहीं है। उसने धीरे धीरे विचार करते हुए जवाब दिया, कौन कहता है? इसलिए मैं काव्य सत्य के सत्यवत से इनकार नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि वह मात्र काव्य सत्य है। वह यदि इसमें कम नहीं तो उससे ज़रा भर भी अधिक नहीं। वह काव्य सत्य है। वह एक वंचना, स्वप्न की उपज, अहम के प्रक्षेप का एक परिणाम अथवा आत्मनिभय अथवा आत्म अभिनय का साहित्यिक रूप हो सकता है। मैंने जल्दबाजी में उससे कहा, लेकिन इससे तुम निष्कर्ष क्या निकालना चाहते हो? उसने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, यदि आप लोग केवल काव्य सत्य को महत्व देते हैं तो अपने अनजाने ही एक भयानक भूल कर बैठते हैं। वह कि एक व्यक्ति साहित्य में जिन मूल्यों की स्थापना करता है वे मूल्य उसके आचरण की मूल प्रेरणा हो। यह आप अपने लिए अनावश्यक रिलेवेंट मानते हैं, उसका बहुत पूरा परिणाम होता है। एक प्रगतिवादी के लिए आपकी दृष्टि से यह आवश्यक नहीं रहा कि वह अपने घोषित लक्ष्य के अनुसार अथवा जीवन मूल्यों के अनुसार अपना आचरण भी बनाए। एक आदर्शवादी साहित्य अपने व्यक्तिगत जीवन में सुविधा को ही विकास का मूल नियम मान अपने साहित्य में घोषित जीवन मूल्यों के एकदम विरुद्ध आचरण कर सकता है, कर रहा है और करेगा। उसी प्रकार दूसरा मानवतावादी कवि साहित्यिक घोषित जीवन मूल्यों के विरुद्ध अपने साहित्य में संस्थापित अथवा प्रतिबिंबित जीवन मूल्य के विरुद्ध लगातार आचरण करता हुआ आपको दिखाई देता है। माना कि जीवन मूल्यों की संस्थापना साहित्य के उत्तम अथवा साधारण होने की कसौटी नहीं है। अब मैं उसको पूरी बात समझ गया है। मैंने कहा, मन वचन कर्म के सामंजस्य की भारतीय साहित्यिक परंपरा के विरुद्ध वह विरुद्ध जाता है। उसने कहा, केवल यही नहीं, साहित्य जीवन से उपजता और अंततः उसका प्रभाव भी जीवन भर ही होता है। इसलिए हम साहित्य के मनोविज्ञान पहलू की तरफ हमें मनोविज्ञान पहलू की तरफ देखना ही होगा। तब हम साहित्य के रूप शिल्प की ही नहीं वरन उसके मनोवैज्ञानिक तत्व की भी आलोचना करते हैं। और यदि हमको सूक्ष्मदर्शिता है और उचित मात्रा में संवेदन क्षमता है तो हम ये देख सकते कि उन मनोवैज्ञानिक तत्वों से गुण क्या है, सामर्थ्य क्या है, क्षमता क्या और सीमा क्या है। सीमा पर हमारी दृष्टि जानबूझकर ठहरनी चाहिए। वह चुप हो गया। मैं और भी सुनना चाहता था। निसंदेह इस समय दार्शनिक स्थिति में था। उसने अपना निवेदन जारी रखा। असल में साहित्य एक बहुत धोखे की चीज़ होती है। वह एक विशाल वचना स्वप्न भी हो सकती है। इसलिए केवल एक ही कसौटी से साहित्य को अपना उचित नहीं, केवल साहित्यिक
कसौटी से ही साहित्य को नापना अथवा केवल समाजशास्त्री अथवा केवल मनोवैज्ञानिकवादी दृष्टि से उसका मूल्यांकन करना मेरी दृष्टि से असंगत है। वह अंततः विद्या तक भी है। यह बात अलग है कि एक विशेष अवधि में विशेष साहित्य का प्रोत्साहन देने के लिए अथवा अनुत्साहित करने के लिए एक अलग नीति अपनाने का ख्याल से केवल एक रेखीय एक दृष्टि आलोचना की जाए, वह नीति सही या गलत, यह अलग प्रश्न है। जीवन में हर पहलू दूसरे पक्ष का अविच्छिन्नीय अंग है। वे परस्पर समविष्टि है, वह परस्पर प्रविष्टि है। हम वैचारिक सुविधा की दृष्टि से उन्हें एक दूसरे से अलग रख करके देखते हैं, किंतु यह वैचारिक सुविधा जिंदगी भर थोपना बिल्कुल गलत होगा। जब साहित्य जीवन से प्रसूत होकर जीवन को प्रभावित करता है तो वस्तुतः उसकी खरी खोट कसौटी भी जीवन ही है। यह जीवन वस्तुतः एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है। उसके विचित्र पक्ष और पहलू एक दूसरे में समाहित प्रविष्टि और परस्पर सन्निहित हैं। इस अंतिम स्तर पर बात करते हुए आप देखेंगे कि साहित्य को हमें विविध पक्षीय दृष्टियों से देखना आवश्यक है और वस्तुतः साहित्य की कसौटी एक नहीं ना अनेक है, एक भी नहीं और अनेक भी नहीं है, वरन अनेक अभेद्य इकाई है। इसलिए केवल यह कह देना कि साहित्य में प्रकट जीवन मूल्य उसके साहित्य गुणों की कसौटी नहीं मात्र एक अस्थायी कार्यकारी मान्यता के रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए। यह तो ठीक है कि जीवन मूल्य अथवा आदर्श स्थापित करने वाला साहित्य श्रेष्ठ तभी होता है जब उसमें उत्कट भावनुभूति अर्थात उत्कट भावनुभूति महत्वपूर्ण है, किंतु जिसके प्रति वह भावनुभूति है वह वस्तु न केवल उस अनुभूति का आधार है वरन वह उस अनुभूति को उत्कट करने में सहायक होती है। वे जीवन मूल्य उस अनुभूति को तपाने में जब सहायक हो रहे हैं तो साहित्यिक दृष्टि से उनका मूल्य बढ़ जाता। उन जीवन मूल्य द्वारा सांकेतिक जीवन के अंतर्बाह्य सामंजस्य और संगति का तकाजा भी कोई माने रखता है। साहित्य से उसका तकाजा करना गलत नहीं है, माना कि वह तकाजा साहित्य गुणों की परख की कसौटी से हमेशा नहीं हो सकता। सामंजस्य और संगति की बात सुनते ही मेरा मन कुटुयान की तरफ खिंच गया। निसंदेह ये सुंदर थी, मानो कि उसमें सामंजस्य या कह लीजिए संगति नहीं थी, अथवा कह लीजिए कि वह कृष्ण मुरारी शुक्ल द्वारा अपनी आरक्षा से त्राण प्राप्त कर लेने के कारण उसके फलस्वरूप ही उससे प्रेम करती थी। माना कि उसके स्नेह आरक्षण से त्राण की एक भावना प्रतिक्रिया थी, किंतु यह भी सही नहीं कि सामाजिक संगति अथवा कोई नैतिक कल्पना यदि यांत्रिक मशीनी रूप से जीवन पर लागू किया जाए तो व्यक्ति के प्रति बहुत अन्याय हो सकता है। आचरण में सामंजस्य संगति आवश्यक, इससे कौन इनकार करेगा, किंतु आए दिन लोग स्थूल कृत्रिम तथा अपनी स्वार्थ दृष्टि से दूसरों के सामंजस्य कल्पना को साकार देखना चाहते हैं। उस दृष्टि से मनुष्य के विरुद्ध बहुत पाप किए हैं। थ्योरी में मन वचन कर्म के सामंजस्य अथवा व्यक्तित्व की संगति की बात करना सहज भी आवश्यक भी है, किंतु उसी थ्योरी के दूसरे पर लागू करते वक्त कितनी मर्मंग विश्लेषण शक्ति और ज्ञानक्षम संवेदन बुद्धि की आवश्यकता है, कितनी सहानुभूति क्षमता की जरूरत है, यह किसी से छिपा नहीं है। मेरा मित्र भावनाएं नहीं ताड़ सका, उसका यह कहना बिल्कुल ही ठीक था। साहित्य में प्रकृतिवाद किंतु जीवन में प्रकृति क्रिया से घनिष्ठ चिरत्व की पोषक, साहित्य में मानवतावादी किंतु जीवन में शोषक की अभिन्न मित्र। इस प्रकार के विद्रूप भयानक आकार वाली विसंगति से आलोचक ने देख पाए। साहित्यिक गण सौजन्यवश चुप रहे, लेकिन साहित्य से प्रेम रखने वाले जनता उन्हें अपनी करोड़ों आंखों से देखती है, और चूंकि आलोचक और संपादक तथा साहित्य के अन्य नेता ऐसे नहीं देख पाते, इसलिए वे उनसे धिक्कारती भी है। ये सही है। यदि सच है कि साहित्य में प्रकट या संस्थापित जीवन मूल्य उन साहित्यिक गुणों से कसौटी नहीं है, तो यह भी सत्य है कि वे जीवन मूल्य की श्रेष्ठता से संगति की अपेक्षा रखते हैं, और यदि वह हमेशा भंग हुई तो साहित्यिक और समाज से उचित परंपरा का विकास नहीं हो सकता। किंतु उसके साथ साथ यह भी सही है कि सामंजस्य की कल्पना यांत्रिक रूप से लागू नहीं की जा सकती है। तो ठीक है, और इस बात का शीघ्र पता चल जाएगा कि एक प्रगतिवादी विद्यार्थी मजदूर किसान की हड़तालें तोड़ता है या नहीं, वह जानता है विरुद्ध अधिकारियों का गुप्तचर है या नहीं, अथवा वह एक दुहरी दुरंगी और धूमुई नीति का अवलंबन कर रहा है या नहीं। उनकी रूपरेखा स्पष्ट होती है। साधारण पर लिखी जनता इसे खूब जानती है। अवसरवादी दृष्टियाँ कार्यनीति
विविध रूपों और प्रकारों की तुलना से पता चलता है, किंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रकार की विसंगतियां छोड़ जो तुरंत ही प्रकट हो जाती है। अन्य विसंगतियां पहचान स्वार्थ पहचानना मुश्किल रहता है और बहुत मनुष्य अपने मानसिक स्वार्थों की दृष्टि से अन्य में विसंगतियों का आरोप कर लेता है। मनुष्य की मानसिक मनोवैज्ञानिक स्वार्थ बुद्धि ऊंचे आदर्शों के आगे उनके झंडे के नीचे काम करती है, उनके मंदिर में बैठे अपने शिकार करती है, अपना धंधा करती है। इसलिए वह अपनी पूर्ति के लिए सामंजस्य या संगति अथवा ऐसी ही किसी आदर्श की कल्पना को व्यक्ति पर यांत्रिक रूप से लागू कर सकती है। क्या मालूम कि मेरे मित्र को कुटियान पर लगाया गया वह आरोप बिल्कुल सही हो और उसमें कहीं भी किसी गलती की लिखावट नहीं हो। कौन जानता, यही वे विचार थे जो मेरे मन में घूम रहे थे। मुझे में और मेरे मित्र में एक अजीब ढंग की दूरी बढ़ रही थी। हम दोनों साथ साथ घर वापस लौट रहे थे, किंतु वे जरा फासले पे चलता जा रहा था। हम दोनों चुप थे। जब घर पहुंचने वाले रास्ते के अंतिम चौराहे तक मैं पहुंचा तो मैंने अपने मित्र से सिर्फ इतना कहा, मनुष्य की ज्ञान शक्ति की भी सीमाएं हैं। क्या इसे पहचानना जरूरी नहीं है कि मनुष्य के अंदर जो ज्ञान शक्ति की सीमाएं हैं उसे भी पहचानना जरूरी है। उसने मेरी तरफ एक पल भर देखा और उत्तर दिया, बिल्कुल सही है, मैं स्वयं यही बात सोच रहा था। हमें ज्ञान शक्ति की सीमाओं के गहरा ज्ञान होना चाहिए, जिसमें कि गलतियां टाल सके, अपने कार्य को अधिक फलप्रद बना सके। जब मैं बिस्तर पर सोया तो वह मुझे सुख से चादर ओढ़ा दी कि मुझे सुख ही सुख प्राप्त हुआ था। यहाँ पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है, टॉपिक जो है ख़त्म होता है, दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1। पहला उसकी ईमानदारी 1 क्या थी वो हम जान लेते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। मेरी डायरी पर बहुत कम बहस हुआ करती थी। जो मैं डायरी, अपनी साहित्यिक डायरी अपनी प्रतिदिन लिखता था, उसके बारे में कह रहा है कि मेरी डायरी पर बहुत कम बहस हुआ करती, लेकिन कल हो गई। वो जो यशराज है ना, वही उस गली में रहते हैं। नहीं उनकी वकालत नहीं चलती। हाँ यूं ही है, यूं आदमी काबिल BSc BTech LLB लेकिन बिल्कुल बेरोज़गार है। इस शहर में उन्हें सब जानते हैं, हंसते हैं उन पर। वे बेरोज़गार है ना, इसलिए उनके चेहरे पर हमेशा शनिचरी छाई रहती है। शनिचरी की मतलब जिनके पास कुछ ना हो, कुछ नहीं मिल रहा। BTech LLB और सारी चीज़ें करने के बाद BSc करी उन्होंने, BTech करा, LLB करी, लेकिन उनके पास रोज़गार उपलब्ध अभी तक नहीं है। खैर, तो वसुधा के लिए लिखी गई ताज़ी डायरी उन्हें सुनाने के मुझे जब सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मैं बड़ा खुश था कि मुझे अपनी डायरी सुनाने का मौका मिल रहा है। क्या तीर मारा है मैंने। यशराज गर्दन नीचे डाले मेरी डायरी को चुपचाप सुन रहे थे। जब सुनाना ख़त्म हुआ तो वह बहुत मंथर गति से उन्हें अपना सिर ऊंचा उठाया, कहने लगे, ये डायरी एकदम फ्रॉड है, जो तुमने डायरी लिखी एक फ्रॉड है। मुझ पर वज्रपात हो गया, ऐसा लगा किसी ने बिजली गिरा दी हो। वज्रपात मतलब बिजली गिराने को बोला जा रहा है। काटो तो खून नहीं, नाड़ी खिसक गई। यशराज ने अपना चेहरा ऐसा बिगाड़ लिया था मानो उसकी ज़बान में स्वाद एकदम कड़वा हो गया और ऐसी कोई चीज़ सुना दी हो। डायरी मैंने बहुत मेहनत से बनाई थी, पर साई जीन के पत्र रूपी पिस्तौला से प्रेरित होकर मैंने अपनी इतनी मेहनत की थी। नतीजा यह निकला कि धूल, राख, बालू सब मिट्टी में मिल गया। मैंने अपने मन को काफ़ी नसीहत दी, उसकी पीठ थपथपाई, लेकिन निसंदेह उस समय मेरा चेहरा बहुत पीला हो गया, क्योंकि मैंने उन क्षणों का अनुभव किया कि चेहरे का खून निचुड़ता हुआ दिल टपक रहा है। मैंने यशराज की तरफ जब देखा, मुझे संदेह हो कि वह भी मुझ पर हंस रहा है, कि वो मेरी स्थिति पर हंस रहा है। मैं अपने को संवारते हुए, अटकते हुए और शब्दों के लिए भटकते हुए कहा, तुम भले ही फ्रॉड कह लो, इसमें व्यक्तिगत ईमानदारी ज़रूरी है। डायरी मेरी व्यक्तिगत ईमानदारी का सबूत है। तुम चाहे इसे फ्रॉड कहो, कुछ भी कहो, लेकिन मेरी व्यक्तिगत ईमानदारी का ये डायरी जो है सबूत है। यशराज ने अपनी मुस्कान दबा ली। उसके होठों कि इस छोटी सी हलचल से मुझे घाव सा लग गया। मैं प्रयत्न करने लगा कि मेरी आंखों में क्रोध या खून दौड़ जाए, कि मुझे गुस्सा ना आ जाए, लेकिन देह में रक्त ही नहीं था। दूसरे अगर मैं अकड़ने का नाट्य भी करता
तो भी बात न बनती, क्योंकि वैसा करना मेरी बौद्धिक संस्कृति मानदंडों के बिल्कुल विरुद्ध है। अब तक के इतिहास यह है कि अपनी बुद्धि द्वारा हृदय को संपादित और संशोधित करता आया। ये प्रक्रिया बिल्कुल बचपन से ही चल रही है। ज़िंदगी एक महाविद्यालय या विश्वविद्यालय नहीं है, वह एक प्राइमरी स्कूल है जहाँ टाट पट्टी पर बैठना पड़ता है। ज़रा सी बात पर चाटे का आघात की सारी समस्याएं गालों पर झेलनी पड़ती है। जी हाँ, इस जिंदगी का यही हाल है। भय, आतंक, विचित्र आशंका, अजीबो गरीब उलझाओ, फटी हुई टाट पट्टियाँ, पुराने स्याही रंगे टेबल, गुरुजी का भयानक दुत्का, दूतरफा पूंछ और घर में माता पिता की डांट, फटकारो, बच्चे का कोमल छोटा शरीर, ये सारी चीज़ें बता कर रहे हैं। जिस समय प्राइमरी स्कूल के जो थे उसका वर्णन करा जा रहा है। फर्स्ट टू फिफ्थ वाले स्कूल जो होते थे, टाट पट्टी पे बैठा करते थे, प्राइमरी स्कूल होते थे, उनमें जिस तरह से बच्चों को स्थिति होती, ऐसी स्थिति यहाँ पर लेखक जो है उनकी गजानन माधव मुक्ति बोध की है। सोचा था कि जल्दी जल्दी बड़ा हो जाऊँगा, ऊंचा तगड़ा मोटा, फिर ज़िंदगी प्राइमरी न रहेगी, लेकिन नहीं, ज्यों ज्यों बड़ा होता गया, खून सूखता गया, ऊंचा हुआ, साथ ही जर्जर भी, बूढ़ा भी। ज़िंदगी पहले से भी बदतर प्राइमरी स्कूल हो गई है। जी हाँ, ज़िंदगी भर पाठ पढ़ना, सिर्फ पहाड़े पढ़कर भी काम नहीं चलने का, गुणा भाग की नई से नई कर्तव्यों तय करनी पड़ती हैं, जैसे गुणा भाग, मल्टीप्लाई, एडिशन, ये सारी चीज़ें सीखना पड़ती हैं। उंगलियां में स्याही, कमीज़ पर नीले दाग, होठों पे एक्सरे पर नीला रंग, मरने तक प्राइमरी स्कूल ही रह गई ज़िंदगी। यह पुरानी फटी टाट पट्टी मानो मेरी कविता की एक पंक्ति है। यशराज की बात अलग है, वह आला आदमी है, वह आइंस्टीन की बात करता है। फ्लैंक और लॉ प्लॉस उसकी ज़बान पर नाचते हैं। मैं को नष्ट कर दो। भारतीय संस्कृति का यह संदेश है। यजराज का शब्द प्रवाह मेरे कानों में बहा। व्यक्तिगत ईमानदारी के क्या अर्थ है? अधिक शक्ति, यह अभिव्यक्ति की ईमानदारी है, इससे अधिक कुछ नहीं। तुमसे तो अभिव्यक्ति की ईमानदारी भी नहीं है। यशराज ने मालूम क्या कहता गया। मैं तो अपने मन ही मन यह सोच रहा था कि मुझे तो बुद्धि द्वारा अपने हृदय को संपादित और संशोधित करना है, उसमें टिप्पणियाँ जोड़ना है, भूमिका लिखनी है, सबके पीछे निर्देश सूची भी तो जोड़ देनी है। किंतु यह संपादन और संशोधन क्या कभी भी पूरा होगा? क्या कभी भी मैं मास्टरपीस की भांति उसे उपस्थित कर सकूंगा? शायद यह संभव ही नहीं है। कल ही तो बहुत बूढ़े पिताजी ने मुझे कहा था कि आखिर सांस छूटने तक नया सीखना पड़ता है, अपने आप संशोधन करते रहना पड़ता है, लगातार सीखते जाना और नए नए पाठ पढ़ाना पड़ता है। ऐसा मैंने यशराज से आत्मस्वीकृति के स्वर में कहा। व्यक्तिगत ईमानदारी का अर्थ है जिस अनुपात में, जिस मात्रा में जो भावना या विचार उठा है उसके उसी मात्रा में प्रस्तुत करना। जो भाव या विचार जिस स्वरूप को लेकर प्रस्तुत हुआ है उसको उसी स्वरूप में प्रस्तुत करना लेखक का धर्म है। यशराज ने ज़िद्दी आवाज़ में कहा। क्या उसका धर्म यहीं तक सीमित है? यदि वह यहीं तक सीमित है तो वह व्यक्तिगत ईमानदारी भी नहीं, अभिव्यक्ति की ईमानदारी भी नहीं। यशराज से बहस करने में मेरी तबीयत नहीं हो रही थी। लगता था कि अगर कोई व्यक्ति एक कप चाय दे दे तो नसें गर्मा जाएंगी। जो मेरे सर गर्म हो रहा है, दुख रहा है, तो शायद मेरी ये सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएं। कोई मुझे एक कप चाय पिला दे, फिर शायद बहस के काबिल हो सकूं। फिर भी अगर मैं जवान देता हूँ वह बहुत बुरा सा दिखता। आखिर ऐसी भी क्या बात है? संभव है यशराज के पास भी कुछ ऐसा कहने के लिए हो जो मेरा पूरक हो सके। मेरा इत्मीनान से काम लो। मैंने कहा, कैसे? यशराज पिस्तौल से छूटी हुई गोली की भांति उड़ता गया। उसने कहा, जो भाव या जो विचार जिस स्वरूप को लेकर, जिस मात्रा में, जिस अनुपात में प्रस्तुत होता है उसका उसी स्वरूप में प्रस्तुत करना एकदम नाकाफ़ी है। महत्व की बात यह है कि वह भाव या विचार किसी वस्तु तथ्य से सुसंगत है या नहीं। व्यक्तिगत ईमानदारी का नारा देने वाले लोग असल में भाव या विचार को सिर्फ सब्जेक्टिव पहलू, केवल आत्मगत पक्ष चित्रण को ही महत्व देकर उसे भाव सत्य या आत्म सत्य की उपाधि देते हैं। किंतु भाव या विचार का एक ऑब्जेक्टिव पहलू अर्थात वस्तुपरक पक्ष भी होता है। आजकल लेखन कार्य में परक पक्ष को महत्व देकर वस्तुपरक पक्ष की अपेक्षा की जाती है। चित्रण करते समय आत्मपरक पक्ष की प्रधानता दी जाती है, वस्तुपरक पक्ष को नहीं। इस रवैयों का अक्सर टेक्निक पर पड़ता है। यशराज की आंखें देखने के काबिल थी। वह मुझे इस तरह से देख रहा था मानो झिड़क रहा है, किंतु उसके चेहरे की ओर नहीं, वरन उसकी बातों की ओर ध्यान मैं देने लगा। यशराज कहता गया, मध्ययुगीन भारतीय काव्य में कुछ महत्वपूर्ण अपवादों को छोड़ प्रधान प्रवृत्ति वस्तु पक्ष के वर्णन की ओर ही अधिक रही है। इस प्रवृत्ति ने आत्म
का गौड़ स्थान दिया है। नए छायावादी युग में आत्मपक्ष को ही प्रधान स्थान दिया और वस्तुपक्ष को गौड़। यदि हिंदी की नई कविता को साहित्य के इतिहास में यूँ कहिए कि संस्कृति के इतिहास में कोई महत्वपूर्ण पार्ट अदा करता है तो उस काव्य की प्रकृति तथा शिल्प में आत्मपक्ष और वस्तुपक्ष का समन्वय उपस्थित करना होगा। यशराज ने विजेता की आंखों से मुझे देखा, निसंदेह मुझे पराजित होना पड़ा। मैंने 2 शेर का अपना सिर हिलाकर उसकी हाँ में हाँ मिलाई। तब एकाएक मुझे भान हुआ मानो मेरे मस्तक के संदूकों में सचमुच आलू के भंटे भरे हैं, उसकी तो तरकारी भी नहीं हो सकती। इसके बाद बूझ में शेषराज की बात ज़्यादा ध्यान से सुनने लगा। मुझे प्रतीत हुआ मालूम हुआ कि उसे ऐसा कुछ कहना है जो मेरे लिए मूल्यवान विसित हो सकता है। मैंने प्रार्थना के स्वर में कहा, यशराज, मैं नई कविता का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए मान भी लूँ, किंतु मेरे लिए एक बड़ा रहस्य ही बना रहेगा इसकी किस प्रकार वस्तुपक्ष की आत्मपक्ष का समन्वय स्थापित किया जाता है। यशराज ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, मैं तो तुम्हारी डायरी के बारे में बात कर रहा था, उसके प्रसंग में नई कविता पर चला आया। तुमने जगह जगह पर व्यक्तिगत ईमानदारी की जो बात कही है वह बहुत ही कोहरिल है। व्यक्तिगत ईमानदारी क्या परिभाषा है? मैं बहुत सी नई कविताएं पढ़ता हूँ, मुझे उनसे कुछ विशेष ईमानदारी नहीं मालूम होती। यशराज कहता गया, नई कविता की भी एक लीक पड़ गई है, वह भी एक ढर्रा है, ढर्रे पर सब कुछ खपाया जा सकता है। एक बार शिल्प विधान पर अधिकार हो जाए तो फिर बस क्या बात है। उसने कहना जारी रखा, वह तो तुम मानते हो कि भाव या विचार का एक वस्तुत्व भी होता है, अर्थात वह एक ऐसा मानसिक प्रतिक्रिया है जो किसी वस्तुत्व के प्रति की गई हो। इसी मानसिक प्रतिक्रिया की सत्यवत तो तभी उत्पन्न होगा जब तो उसमें वस्तुत्व का वस्तुमूलक आविर्भाव हो, साथ ही उसमें यह बोध भी सम्मिलित हो कि जो मानसिक प्रतिक्रिया उस वस्तुत्व की प्रति हुई है वह सही है या गलत, उचित है या अनुचित, ठीक अनुपात में है वह गलत अनुपात में। यदि ऐसा नहीं हो तो बड़ी अजीब बात होगी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, हजरत, काव्य की प्रक्रिया ज्ञानात्मक प्रक्रिया नहीं है। यशराज ने जवाब दिया, ठीक है, किंतु ज्ञान और बोध का आधार ही भावना की इमारत खड़ी। यदि ज्ञान और बोध की बुनियाद गलत हुई तो भावनाओं की इमारत भी बड़ौल और बेकार होगी। उसका असत्य काव्य शिल्प पर होगा, उसका असर काव्य शिल्प पर होगा। यशराज यह कहकर क्षणमात्र चुप रहा, मानो हंस लेना चाह रहा और वह आगे कहता गया, व्यक्तिगत ईमानदारी वहाँ लक्षित होगी जहाँ वस्तु का वस्तुमूलक आकलन करते हुए लेखक उसे आकलन के आधार पर वस्तुत्व के प्रति सही मानसिक प्रतिक्रिया करे। यदि ऐसा नहीं करता तो उसकी प्रतिक्रिया में सत्यवत का आविर्भाव नहीं होगा। मैंने कहा, तुम्हारी परिभाषा यदि स्वीकार कर ली जाए तो काव्य के क्षेत्र में एक दंगा समझ जाएगा। असलियत यह है कि तुम उस वस्तुमूलक सत्य की बात करते हो, वह काव्य के भाव सत्य में अलग है। यशराज ने आंखें कर मेरी तरफ देखकर शुक्र किया कि मैं मानो कोई जिराफ या कंगारू जैसा अजीब व गरीब प्राणी हूँ। मैंने भी बहुत गंभीरता से उत्तर दिया, मैं भी अपनी बात को कहाँ समझा पा रहा हूँ। दोनों ने अपने अपने आसन बदले। मैंने शून्य की ओर देखना शुरू कर दिया। उसने शून्य से मुझे 2 बातें नजर आईं। एक तो वह यशराज के अनुसार मानसिक प्रतिक्रिया जिस वस्तु के प्रति होती है वस्तु का विचित्रण पर आवश्यक है। दूसरी है कि सत्यत्व के आविर्भाव के लिए ज़रूरी है कि कभी उक्त वस्तु तथ्य के प्रति सही मानसिक प्रतिक्रिया करे। यशराज के इस अभिमत पर मैंने से इस प्रकार टिप्पणी की कि मन कहता गया कि अपनी मानसिक प्रतिक्रिया वस्तु तथ्य के प्रति सही या नहीं उसकी कसौटी क्या है। मेरे ख्याल से कवि लेखक अपने दृष्टिकोण से किसी वस्तु तथ्य के प्रति प्रतिक्रिया करता है। मानो कि मानसिक प्रतिक्रिया में संवेदना अंतर्भूत है किंतु उसमें दृष्टिकोण भी अंतर्भूत है। संवेदना और दृष्टि दोनों से मिलकर मानसिक प्रतिक्रिया होती है। हाँ, यह आवश्यक नहीं कि मानसिक प्रतिक्रिया करते समय कभी उस दृष्टि या दृष्टिकोण के पीछे रहने वाली अर्थात उसकी पार्श्वभूमि के रूप में रहने वाले अपनी संपूर्ण विचारधारा से पूर्णतः सचेत हो। मनुष्य का ध्यान रूपी फोकस में सारी वस्तुएं एक साथ नहीं रह पाती, किंतु ध्यान अलग चीज़ है, मन अलग बात है। ध्यान तो वस्तु तथ्य है,
उस वस्तु तथ्य के प्रति संवेदनात्मक प्रतिक्रिया की गई, किंतु उस प्रतिक्रिया में प्रच्छन्न रूप से अथवा अर्थ सचेत रूप से कवि की दृष्टिगत कोण अवश्य रहता है। यह दृष्टि या दृष्टिकोण अनिवार्य बौद्धिक ही होता है। यह नहीं कहा जा सकता कि उसका दृष्टिकोण के रुख या रवैया भी कह सकते हैं। मज़ेदार बात यह है कि कभी कभी मानसिक प्रतिक्रिया करते समय तो एक रुख या दृष्टि रहती है, किंतु मन एक इकाई ही नहीं होता, उस इकाई के भीतर दुई भी होता है। ऐसी स्थिति में मानसिक प्रतिक्रिया के भीतर एक रुख और उस प्रतिक्रिया को संपादित और संशोधित करने वाली एक ही और दृष्टि रहती है। विवादियों के एक पक्ष का कहना है कि मानसिक प्रक्रिया का यह संशोधन संपादक अनावश्यक है, गलत है, खतरे से भरा हुआ है, यहाँ बेईमानी हो सकती है, होती है, जानबूझकर की जाती, इसलिए होना यह चाहिए कि व्यक्तिगत मानसिक प्रतिक्रिया को ज्यों का त्यों ठीक ठाक अनुपात और मात्रा से में प्रकट किया जाए। उनका इस अभिमत में बहुत कुछ सार है। काव्य में लंबी चौड़ी बात हाँकने वाले, स्वांग करने वाले, अपने को मसीहा और क्रांतिकारी समझ कर बात करने वाले लोग छोटी सी मानसिक प्रतिक्रिया को अपने दृष्टि के अनुसार बहुत बढ़ा चढ़ा कर रखते हैं। वे एक एक्टर हैं, नट हैं। वास्तविक प्रेम करने का आत्मबल उसमें बिल्कुल भी नहीं है, किंतु स्वांग ऐसा करते हैं मानो वे अपनी प्रेमिका के बिना नहीं जी सकते। अगर हम मानसिक प्रक्रिया को ज्यों त्यों स्वाभाविक अनुपात और मात्रा में व्यक्त करने का आग्रह नहीं करें तो उसे आग्रह को महत्व नहीं देते। काव्य में अभिनेता और स्वांग वाले लोग, लंबी चौड़ी बात हाँकने वाले सज्जन बिला शक एक झूठा साहित्य पैदा कर देते। ऐसे लोग मन की काय में जो दुई है उसकी प्रकृति के अनुसार अपनी मूल मानसिक प्रतिक्रिया की संपादित और संशोधित करते हैं। कहते हैं कि काव्य एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है, मात्र व्यक्तिगत नहीं। इसलिए उनके काव्य सृजन के दौरान मन के भीतर अभिनेतृत्व करने, स्वांग, लंबी चौड़ी हाँकने आदि की पूरी छूट है। वे कहते हैं कि काव्य एक सांस्कृतिक संस्था है, वह मात्र व्यक्तिगत कमरा नहीं है। खैर, बड़े बड़े शब्दों के जाने दीजिए, मैं भी मानसिक प्रतिक्रिया का संपादित और संशोधित करने की बात कहता गया हूँ। मेरे इस मंतव्य का क्या वास्तविक अर्थ है? और यह यशराज जब मानसिक प्रतिक्रिया के सहीपन की बात करता है तो वस्तु तथ्य के प्रति सही मानसिक प्रतिक्रिया करने पर जोर देता है, तो उसका इस बात का निर्देशक महत्व क्या है? क्या यशराज यह कहना चाहता है कि कवि जीवन जगत के प्रति वास्तविक विश्व दृष्टि विकास करे और यह विश्व दृष्टि उसकी मानसिक प्रतिक्रिया की प्रेरक हो? यही सचमुच उसका यही मत है तो मेरी और उसकी पोजीशन में विशेष भेद नहीं है। मैं इतनी सब बातें क्षण भर एक पल के लिए सोचता गया। भीतर का मेरा अपना सारा विचार जगत मूर्तिमान हो गया, एक मूर्ति जैसा बन गया। किंतु यशराज की बातों की प्रभा कहीं और जा रही थी। उसका जो वेग था, बातों की दिशा जो थी कहीं और ही दिशा जा रही थी। वह कहता गया, यशराज कहता गया कि व्यक्ति की ईमानदारी वह है जहाँ लेखक का वस्तु मूलक आकलन करते हुए इसका आकलन के आधार पर वस्तु के प्रति सही मानसिक प्रतिक्रिया करे। यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसकी प्रतिक्रिया में सत्यत्व का आविर्भाव उत्पन्न होगा या नहीं। मैंने जवाब दिया, तुम्हारी परिभाषा यदि स्वीकार कर ली जाए तो काव्य के क्षेत्र में एक हंगामा मच जाएगा। काव्य का सत्य शास्त्रीय या वैज्ञानिक सत्य नहीं। यदि वस्तुतः वैसा होता तो अब तक दुनिया में जितना भी काव्य साहित्य उत्पन्न हुआ वह तुम्हारी परिभाषा का अनुगम करता है। यशराज बीच में बोल उठा, मैं तो व्यक्तिगत ईमानदारी की बात कर रहा था। तो मैं तो यह कहना चाहता कि मैं हिंदी की बात ही बोल सकता हूँ। बहुतेरी ऐसी कविता हैं जो बिल्कुल फ्रॉड हैं, जिन्हें तुम नई कविता कहते हो, उसमें भी फ्रॉड की कमी नहीं है। शायरी यशराज ने मुझे उत्तेजित करने के लिए कहा ऊपर, लेकिन ईश्वर की कुछ ऐसी कृपा रही कि मैं विचलित नहीं हुआ। मैंने शांत भाव से तिरछी मार की। मैंने कहा, तुम्हारी आलोचना क्या फ्रॉड नहीं है? मैंने कुछ आलोचकों के नाम भी लेना चाहे, लेकिन कुछ सोचकर तुम चुप रह गया। आलोचक भी तो झूठ के साथ साथ कभी सच बोल जाया करते हैं। हाँ, यह होता है उनके मसीहा बौद्धिक अहंकार के बावजूद। यद्यपि मैं शांत था किंतु उत्तेजना घर कर रही थी। हमारी और यशराज की आपसी सिर्फ फुटबॉल कई बार हो चुकी, इसलिए इससे घबराने की बात नहीं है। और यहाँ पर कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक समाप्त हो जाती है। अब इससे आगे हम कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2 पढ़ेंगे, तो उस अगले पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।